वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं डीके सिंह, फैकल्टी केमिस्ट्री एट फ्यूचर फोरम। आज की क्लास में हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। बेसिकली ये चैप्टर एनसीईआरटी में क्लास 12th में है और इसको पहला चैप्टर हम कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू बता दूं भाई। एक डिस्कशन छोटा सा मैं आपके सामने कर लेता हूँ। जो सॉल्यूशन है, पहला जो लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे और सॉल्यूशन के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लाइक सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में अराउंड 3 to 4 लेक्चर लगते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म आपको केमिकल काइनेटिक्स में भी यूज होते हैं। कंसंट्रेशन के टर्म्स इलेक्ट्रो में भी यूज होता है, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट में भी यूज होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि लिक्विड सोल्यूशन का एक पार्ट है। तो कंसंट्रेशन को हम पढ़ेंगे, ठीक हो गया। थर्ड, हम अगर बात करूँ टॉपिक, तो इसमें हम वेपर प्रेशर हमें पढ़ना होता है। वेपर प्रेशर पढ़ना है मीन्स मैं आपसे बता दूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन हमें पढ़ना है, ठीक है। दूसरा हमें पढ़ना है कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन हमें पढ़ना है। तीसरा हमें डिस्कस करना होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फोर्थ, हमें जो टॉपिक इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, या हम इसको लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक पढ़ना है आइडियल सॉल्यूशन पहला, दूसरा पढ़ना है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और तीसरा इसमें पार्ट एक हमें पढ़ना होता है एजियोट्रॉप्स। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। फोर्थ, जो हमें इसमें फिफ्थ टॉपिक कवर करना है वो पढ़ना है हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसी में एक पार्ट होगा जिसको हम नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानेंगे, नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और करके आप लिखोगे, इसको हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? वांट ऑफ फैक्टर के नाम से जानते हैं। मैं टॉपिक फिर से एक बार क्लियर करूं। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन या फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल, नॉन आइडियल एंड एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ना है आपको। इसके बाद हमें पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद पढ़ना है हमें नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बेसिकली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उनको हमें कवर करना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें वांट ऑफ के बारे में डिस्कशन करना है। उसके बाद हमें पढ़ना है 7th टॉपिक में आपसे डिस्कस करूं तो पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और इसको बोलते हैं हेनरी लॉ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब आपको दिख रहे होंगे कि 7 टॉपिक हमें कवर करना है। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, जो कि लेक्चर फर्स्ट में हम इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। लेक्चर 2 में कंसंट्रेशन, 2, 3, 4, 5 तक हम कंसंट्रेशन को पढ़ेंगे, बहुत ही डेप्थ में पढ़ेंगे। लेक्चर 6 के बाद से हम वेपर प्रेशर को शुरू करेंगे। तो ये जो हमें पूरे सॉल्यूशन में जो हमें कवर करना है वो यही है। क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, फिर कंसंट्रेशन टर्म, फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अगर किसी सॉल्यूशन को हीट करें तो क्या रिस्पांस मिलेगा, वो कवर करना है। तीसरा, हम सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। अब मैं छोटा सा आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखना बेटा, अगर मैं यहाँ पे
एक ट्रिक आपसे शेयर करूं तो ट्रिक याद रखोगे कि लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है ना, लिक्विड इन लिक्विड बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की इन्फॉर्मेशन देगा, पहली बात। दूसरा, सॉलिड इन लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो ये बनाता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बनाता है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बनाता है। और थर्ड की मैं बात करूं तो गैस इन लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो ये बनाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और इसी को बोलते हैं हेनरी लॉ। तो बेसिकली सॉल्यूशन यही है, सॉल्यूशन जो हमें पढ़ना है यही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना सबको? पहले अब इसको आप नोट करोगे सही से, आप बिल्कुल भी फोकस हो जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत अच्छे से चैप्टर्स को हम लोग करेंगे। मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th में बेसिकली फिजिकल, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हमें कवर करना है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री, देन फिजिकल केमिस्ट्री में हमें सॉल्यूशन पढ़ना है। दूसरा, हमें इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना होगा, फिर हमें पढ़ना होगा केमिकल काइनेटिक्स, फिर हमें पढ़ना होगा क्या बेटा? सरफेस केमिस्ट्री। ये 4 फिजिकल के चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर हमें और कवर करना होगा फॉर द जेई पॉइंट ऑफ व्यू और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट और पंतनगर, वो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, हम उसको भी कवर कराएंगे फॉर द कॉम्पिटिशन पर्पस। इसके बाद मैं बात करूं तो आपको पी ब्लॉक कवर करना है। पी ब्लॉक में आपको 13 एंड 14 ग्रुप आपने 11th में पढ़ा है, 15, 16, 17, 18th ग्रुप आपको यहाँ पढ़ना होगा। इसके अलावा DNF ब्लॉक पढ़ना होगा, इंट्रोडक्शन में पढ़ना होगा, फिर पढ़ना होगा हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना होगा, मेटलर्जी हमें पढ़नी होगी। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? उसके बाद हम ऑर्गेनिक में आ जाएं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC हमने पढ़ा हुआ है, हाइड्रोकार्बन हमने 11th में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हमें एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड पढ़ना है। उसके अलावा एल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है हमें एमीन्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है पॉलीमर, फिर पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स एंड हमें पढ़ना है केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। तो मैं आपको बता दूं इस पूरे 12th में 60% में है फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक, 65% में, एंड टोटल 35 to 40% जो वेटेज है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जाता है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा क्लास 11th में स्टार्ट होती है, तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो एक बार 11th की भी रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग 12th का ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो सभी लोग इसको नोट करोगे, ठीक है ना? नोट कर लीजिए, ये हमें कवर करना है। हम एक तरफ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोग एक तरफ से स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए मैं इसको रफ करता हूं। मैं अगर बात करूं आपसे, थोड़ा सा देखोगे बेटा बोर्ड की तरफ, ये चैप्टर सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन के भी सॉल्व कराऊंगा आपको, जेई के क्वेश्चंस मैं दूंगा। इस 2020 में जेई के क्वेश्चन, 2019 के जेई के क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। मैं अगर आपसे कहूं कि सिंपली मैं आपसे पूछूं कि सॉल्यूशन है क्या, ठीक है ना? तो इसको मैं पहले लिख देता हूं। इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो लिखते हैं सॉल्यूशन इज homogeneous mixture of two or more than two components in which individual component loses their identity and which cannot separate by simple method।
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं आपको बताऊं कि सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है तो सॉल्यूशन बनने के लिए मिक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, दो कंपोनेंट्स को मिला रहे हैं, तो उनको ट्रू बनना होगा। ट्रू क्या है मतलब? मैंने कहा कि देखोगे, हमने एक बॉटल में पानी फिल किया, ठीक है। अब इस बॉटल में एक बॉटल में मैंने शुगर डाल दिया थोड़ा सा अमाउंट, और दूसरे में हमने बेटा सॉल्ट यूज किया है। तो क्या आप देख के बता सकते हो कि कौन सा सॉल्टी वाटर है, कौन सा शुगर सिरप है? आप बता सकते हैं क्या? बोलिए। आप नहीं बता सकते, मीन्स दोनों ही होमोजेनियस सॉल्यूशन है या ट्रू सॉल्यूशन है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मिक्सिबिलिटी जहाँ पे दो कंपोनेंट एक दूसरे से मिक्स हो रहे होंगे, वहीं पे होमोजेनियस सॉल्यूशन बनने के चांसेस बनेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलिए। क्लियर हो गया? मीन्स अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखोगे कि मैंने अगर शुगर को और सिरप को एक दूसरे के साथ अगर मिक्स करें तो शुगर और सिरप एक दूसरे के साथ मिक्स होके शुगर का एक सॉल्यूशन बनाता है। शुगर और मैं वाटर को मिक्स करूं तो शुगर का एक सॉल्यूशन बनाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर आपसे मैं पूछूं कि शुगर और वाटर ने दोनों मिलके तो शुगर सिरप बना लिए, तो दोनों अपने आइडेंटिटी को एक तो लूज किए। पहली बात क्लियर हुआ जो मैंने डेफिनेशन में दिया है। दूसरी बात मैंने कहा है कि इसमें इनको सिंपली हम सेपरेट नहीं कर सकते। भाई शुगर का सिरप शरबत बनने के बाद अगर आपसे चीनी की डिमांड कोई करे तो क्या आप उसको चीनी दे सकते हो? नहीं दे सकते ना, सिंपली नहीं दे सकते। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं हम जिससे हम इसको क्या करते हैं भाई, कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, बट सिंपली हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन हुआ। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर दूसरी इसमें बात करूं, मैं पूछूं कि कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, किसी भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट से क्या मतलब है, तो आप सिंपली यहां देखोगे किसी भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट से जो मतलब है उसको अगर हम समझें तो किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। एक को बोलते हो बेटा सॉल्यूट और दूसरे को बोलते हैं हम सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दे आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एनी सॉल्यूशन। आपको ये याद होना चाहिए कि किसी भी सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। अगर मैं इसको छोटे से मैं डिफाइन करूं तो दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज इन लेस अमाउंट, किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि लेस अमाउंट में हो तो उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट, और किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि मोर अमाउंट में हो तो उसको बोलते हैं हम बेटा क्या, सॉल्वेंट। मैं एक एग्जांपल अगर आपसे दूं, मैंने कहा कि 30 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 45 ग्राम वाटर। तो इसमें अगर मैं सॉल्यूट की बात करूं, सॉल्यूट कौन होगा, तो आप सिंपली कहोगे 30 ग्राम शुगर। 30 ग्राम शुगर यहाँ पे क्या होगा, बोलिए भाई। 30 ग्राम जो शुगर होगा यहाँ पे होगा क्या बेटा, सॉल्यूट। अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूँ तो सॉल्वेंट क्या होगा, 45 ग्राम, अब वो क्या है, वाटर। मीन्स यहाँ से आपने सॉल्यूशन के कंपोनेंट को क्लासीफाई कर लिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, समझ में आ गया? नोट करो सभी लोग, इसको नोट करिए। ठीक है, बोलिए बेटा, इनको नोट करो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं तो याद होना चाहिए आपको कि अगर मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? किसी भी सॉल्यूशन का जो वेट होगा वो सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट के वेट के बराबर हो गया।
या हम बात करें कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताइए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और ये दोनों अगर हम मिला देते हैं तो क्या बनाएंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बनाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर मैं इस क्वेश्चन को पूछूं कि कैलकुलेट द वेट ऑफ सॉल्यूशन, जो पीछे हमने एक एग्जांपल दिया था उसमें अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो कैसे आप करोगे? आप लिख सकते हो ना, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा, है ना। मीन्स दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो तो वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा। मीन्स यहाँ से वेट ऑफ अगर सॉल्यूशन की बात करें तो 30 प्लस 45 मीन्स 75 ग्राम क्या होगा? हमारा सॉल्यूशन होगा। क्लियर हो गया सबको? बोलिए भाई, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? है ना, ठीक। नोट करो इसको। नोट करिए। ठीक है, नोट कर लिया। अब एक क्वेश्चन मैं दूं, मैं कहूं कि इन 342.5 ग्राम शुगर सिरप 42.5 ग्राम शुगर, देन कैलकुलेट द वेट ऑफ सॉल्यूट, weight of solvent, third weight of solution। ठीक है, मैंने कहा इन 342.5 ग्राम शुगर सिरप, 42.5 ग्राम शुगर, देन कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्यूट, दूसरा वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड तीसरा वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं अगर बात करूं तो हम लिख सकते हैं कि वेट ऑफ शुगर सिरप ये होगा वेट ऑफ शुगर प्लस वेट ऑफ वाटर। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब शुगर जो सिरप बनेगा, किसी भी चीज़ का जो सिरप होता है उसमें वाटर हमें मिलाना होता है। मीन्स अगर शुगर सिरप की मैं बात करूँ 342.5 है, जिसमें शुगर 42.5 है, तो वाटर के साथ मिलने के बाद ये सिरप बनेगा ना। मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या? वाटर। वाटर कितना हुआ बेटा? देखोगे अगर मैं यहाँ से वाटर की बात करूँ तो वाटर आपको कितना होगा? 342.5 माइनस 42.5 ये होगा 300 ग्राम। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? नोट करिए इसको। नोट आपको बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट बनाना है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में नोट्स की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैं आपको बताता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात। केमिस्ट्री में अगर आपने थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आप समझ लो कि आप बहुत सारे क्वेश्चन तो विदाउट प्रैक्टिस के ऐसे आंसर कर सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसलिए आपके पास नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया? बोलिए भाई, नोट कर लिया ना? नोट करो। अब कुछ पॉइंट्स और भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले आप उनको नोट करो, फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा। देखो, अब हमें डिस्कस करना है टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के अमाउंट के बिहास पे
सॉल्यूशन को हम क्लासिफाई करेंगे। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तीसरा होता है, मैं आपको बताऊं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और चौथा होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनको हमें कवर करना है। पहले आप लोग आराम से नोट करो, इसको जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। हमने कहा सॉल्यूट के अमाउंट के बिहाफ पे सॉल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के क्वांटिटी के बिहाफ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन मेनली हमने डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड नाम दिया। ये थ्योरेटिकली हमें समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैंने इंट्रोडक्शन अगर आपके सामने मैंने लिखा है तो इस इंट्रोडक्शन में बहुत सारे हम कंसेप्ट को कवर कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? अगर मैं आपसे कहूँ कि इस चैप्टर को हम कैसे कवर करेंगे, इसमें कैसे हम इन बातों को डिस्कस करेंगे, मैं इसको रफ करता हूँ फिर मैं लिखता हूँ आपके सामने। देखोगे, मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, ऐसे मैं बता देता हूं, अ सॉल्यूशन इन विच रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ solute is present then this type of solution called dilute solution। तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें रिलेटिवली लेस अमाउंट हो किसका, सॉल्यूट का, तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? पहला क्लियर। दूसरा अगर मैं पूछूं कंसंट्रेटेड, तो मुझे अभी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट। समझ में आ रहा है कि इसको बोलते हैं हम क्या बेटा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आपने पढ़ा भी होगा कि कंसंट्रेटेड H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4 हम नाम पढ़ते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब होता है कि वो H2SO4 जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो, मतलब जिसमें H2SO4 का मास ज़्यादा हो वॉल्यूम में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट का, तो मैंने कहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड वर्ड आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ने को मिलता है, जहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी वगैरह की बात करते हैं। सेम वही टॉपिक है यहाँ पे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो हम लोग लिखते हैं कि अमाउंट ऑफ, ऐसे मैं अगर आपसे कहूं कि अमाउंट ऑफ, या ऐसे लिखोगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है ना? हम कहते हैं कि जो मैक्सिमम अमाउंट होता है सॉल्यूट का 100 ग्राम सॉल्वेंट में किसी दिए हुए टेम्परेचर पे, ठीक है, जिस पे क्या हो बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए। टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। मीन्स आप एक बात समझ गए कि किसी भी सॉल्यूशन में वो मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का जिस पे
उसमें मोर सॉल्यूट को हम डिजॉल्व ना कर सकते, मतलब उसको सेचुरेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेचुरेशन का मतलब कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमने सॉल्यूट डालने के बाद वो पूरी तरह से घुल जाए, उसके बाद घुलने की कोई चांसेस ना हो, तो उस अमाउंट को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, और इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब सुपर सैचुरेटेड से क्या मतलब है? मैं फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूं आपके सामने, तो सुपर सैचुरेटेड से क्या मतलब है? सुपर सैचुरेटेड से क्या मतलब है? सुपर सैचुरेटेड से मतलब है, मैं ऐसे एग्जांपल से आपको समझाऊं कि मैंने कहा कि हमारे पास 2 लीटर वाटर है जिसमें हम मैक्सिमम 40 ग्राम शुगर को डिजॉल्व कर सकते हैं। याद करना कि हमारे पास 2 लीटर वाटर है, इसमें मैक्सिमम हम 40 ग्राम शुगर को डिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने उसमें 50 ग्राम शुगर डाल दिया, 40 ग्राम डिजॉल्व कर सकते हो, आपने 50 ग्राम डाल दिया तो 40 ग्राम तो घुल जाएगा, लेकिन 10 ग्राम उसमें जो शुगर होगा वो डिजॉल्व नहीं होगा, मीन्स वो सुपर सैचुरेटेड हो गया। बात सुन आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर हो रहा है? मतलब किसी भी सॉल्यूशन में वो सॉल्यूट का अमाउंट जिसको डालने से घुलना बंद हो जाए और कुछ एक्सेस ऑफ अमाउंट उसमें लेफ्ट हो जाए डिसोल्यूशन से, तो उसको बोलते क्या है बेटा? हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ, नोट करोगे सभी लोग नोट करो कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। लिखोगे अ सॉल्यूशन कंटेनिंग more amount of solute, a solution containing more amount of solute than that required for saturated solution, सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं, सैचुरेशन ऑफ सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैं आपसे कहूं तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनस्टेबल होता है, इसको भी याद रखोगे, अनस्टेबल होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या होता है बेटा? अनस्टेबल होता है। क्लियर हो गया? बोलो, सबको क्लियर हो गया ना? नोट करिए, इसको नोट करो सब लोग। जो भी बच्चे हैं ऑनलाइन में अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एक कॉपी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप थ्योरी को नोट करो, एक कॉपी और बनाओ जिसमें आपको क्वेश्चंस लगाने हैं चैप्टर वाइज, ठीक है ना। तो जैसे थ्योरेटिकल आपको पूरा उसमें कवर होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उनको आप नोट करोगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मैं कहूँ कि कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा, कोई पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा। ये पॉइंट्स क्या है? नोट्स बना के लिखोगे इस तरह से। नोट्स क्या है कि इन एनी सॉल्यूशन सॉल्यूट में 1/2/3 but number of solvent is only 1। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? पहला पॉइंट ये होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा पॉइंट नोट करोगे कि फॉर गिवन सॉल्यूशन स्टेट ऑफ सॉल्वेंट and solution is same। समझ में आ रहा है कि नहीं? दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का स्टेट होता है वही किसका होगा बेटा? वही किसका होगा? सॉल्यूशन का भी स्टेट होगा। इस बात को आपको नोट करके रखना है भाई।
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देख लीजिए इसको, इन पॉइंट्स को आप नोट करोगे कॉपी में, तुरंत नोट करो फटाफट। क्लियर हो गया? बोलिए। हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तीन तरह के होंगे, एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा होता है लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा होता है गैसियस सॉल्यूशन। मैं आपको बता दिया मैंने कि ऑन बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट बेसिकली हमारा सॉल्यूशन मेनली तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक को बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरे को बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन एंड थर्ड को बोलते हैं हम क्या, गैसियस सॉल्यूशन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब हम एक तरह से बात करते हैं, अगर मैं पहले की बात करूं कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, तो दोज सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज इन सॉलिड स्टेट। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट कैसा हो, सॉलिड हो, तो उसको बोलते हैं हम क्या, सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल से मैं बात करूं तो हमने कहा यहाँ हमने सॉल्यूट ले लिया, यहाँ हमने सॉल्वेंट ले लिया। अगर हम इसको देखें तो देखोगे सॉल्यूट में बेसिकली हम बात करें तो सॉल्यूट में हमने एक बार सॉलिड ले लिया, एक बार लिक्विड ले लिया, एक बार हमने गैस ले लिया। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट बार बार क्या लेंगे, सॉलिड लेंगे, यहाँ भी क्या लेंगे, सॉलिड लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, सॉलिड लेंगे। मतलब पहला, दूसरा एंड तीसरा, ये तीन तरह के सॉल्यूशन हमने सॉलिड बनाने के तरीके हैं। अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ तो पहला सॉलिड इन सॉलिड की मैं बात करूँ तो हम कह सकते हैं कॉपर इन गोल्ड या एल्यूमिनियम इन आयरन, कह सकते हो भाई। जितने भी एलॉयज हैं, एलॉयज जितने भी हैं उनको हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कॉपर इन गोल्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब लिक्विड इन सॉलिड की बात करूं तो हम लिक्विड इन सॉलिड को कह सकते हैं जिंक इन गोल्ड, Hg इन गोल्ड, या हम कह सकते हैं ऐसे देखोगे Hg इन जिंक। आपने नाम सुना होगा गोल्ड एमलगम, गोल्ड एमलगम का नाम सुना होगा, जिंक एमलगम का नाम सुना होगा। उसमें जो Hg होता है लिक्विड में होता है और जो गोल्ड होता है या जिंक होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हुए। अब हम बात करते हैं गैस इन सॉलिड, इसको बोलते हैं हम एडजॉर्प्शन ऑफ गैस एट मेटल सरफेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इसका एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया बेटा? एडजॉर्प्शन ऑफ गैस एट मेटल सरफेस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट हम थर्ड वाले को पहले डिस्कस कर लेते हैं, या दूसरे को ही चलो डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा मैं बात करूं तो लिक्विड सॉल्यूशन है। लिक्विड सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में है भाई, और मैं आपको बताऊं, लिख देता हूं, इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही हमें पढ़ना है बेसिकली। सबसे ज़्यादा फोकस हमको इस चैप्टर में लिक्विड सॉल्यूशन ही पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, सब लोग देखोगे इसको। अगर मैं बात करूँ लिक्विड सॉल्यूशन का तो आपको मालूम होना चाहिए कि दो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट इज इन लिक्विड, ऐसे लिख सकते हो, दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट
इज इन लिक्विड स्टेट। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे हम बात करते हैं सॉल्यूट, यहाँ हम बात करते हैं सॉल्वेंट, यहाँ हम बात करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ हम बात कर सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। अगर मैं बात करूँ आपसे तो देखोगे सभी लोग, बेटा सॉल्यूट को हमने सॉलिड लिया, फिर हमने लिक्विड लिया, फिर हमने गैस लिया। तो पहला यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट तो बार बार लिक्विड ही होगा, लिक्विड, फिर लिक्विड होगा, फिर लिक्विड होगा। अगर मैं आपसे पूछूं सॉलिड इन लिक्विड, बहुत सारे एग्जांपल, यूरिया इन वाटर, शुगर इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, NaCl इन वाटर। मैं बताऊं ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने इंट्रोडक्शन में आपको लास्ट में बताया भी था, सॉलिड इन लिक्विड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बनाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे शुगर इन वाटर, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? लिक्विड इन लिक्विड, तो हम इसको लिख सकते हैं एल्कोहल इन वाटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर गैस इन लिक्विड की बात करूं तो हम लिख सकते हैं CO2 इन H2O, CO2 इन H2O। ये भी आपको समझ में आनी चाहिए। इन एग्जाम्पल्स को आप नोट करोगे, ठीक है? पहले सब लोग नोट करो सही से। चले आगे बढ़े। अब देखोगे थर्ड हम बात करते हैं गैसियस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए, मीन्स सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्वेंट। देखोगे सॉल्यूट क्या है, पहले लिख लेते हैं गैस, गैस इन गैस। दूसरा होगा लिक्विड इन गैस, और तीसरा सॉलिड इन गैस। आप देखोगे गैस इन गैस, मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस की आप बताओ, आप लिख सकते हो, आप कह सकते हो वाटर वेपर इन गैस। थर्ड आप लिख सकते हो सब्लिमेशन। क्या लिख सकते हो बेटा? सब्लिमेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब्लाइम आप जानते हो ना, सब्लिमेशन, सॉलिड को हम गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये उसके भी एग्जांपल्स मैंने लिख दिए आपके सामने। हो रहा है ना सही? बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? नोट करिए इसको बोर्ड पे, तब तक मैं यहाँ रफ करता हूँ, नोट करें सही से। नोट करो सभी लोग, ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं, एक पॉइंट नोट कर लोगे, एक नोट्स नोट कर लोगे। क्या नोट्स है? कि पहला सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड इन गैस इज नॉट अ सॉल्यूशन because लिख सकते हो सॉलिड और लिक्विड इन गैस इज नॉट होमोजीनियस मिक्सचर। ये बहुत अच्छी बात है। सॉलिड और लिक्विड का जो गैस में मिक्सचर होता है वो सॉल्यूशन नहीं कहलाता, क्योंकि मिक्स नहीं होता है भाई, मिक्सिबिलिटी नहीं है, मीन्स ये क्या होगा? सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, क्लियर हो गया?
नोट करो सभी लोग, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, तीसरा में पढ़ना है, इन दिस चैप्टर वी हैव या वी विल स्टडी बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब बाइनरी सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब वन सॉल्यूट प्लस वन सॉल्वेंट। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर मैं टर्नरी की मैं बात करूं, सॉल्यूशन की मैं बात करूं या टर्सरी सॉल्यूशन की बात करूं तो इसमें 2 सॉल्यूट होंगे, 1 सॉल्वेंट होगा। अगर मैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन की बात करूं तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? क्वाटरनरी सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो 3 सॉल्यूट प्लस 1 सॉल्वेंट होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इन बात का ध्यान रखोगे। आउट ऑफ दीज ओनली बाइनरी सॉल्यूशन इज इन आवर सिलेबस। सिर्फ हमें बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। वो सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो उसको बोलते हैं हम बाइनरी सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, सबको क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए, इसको नोट करो। इसके बाद हमें कवर करना होगा कंसंट्रेशन टर्म। सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है ना? नोट कर लो, फिर हम लोग कंसंट्रेशन को डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन कवर कर लिया ना। सॉल्यूशन चैप्टर में क्या हमें कवर करना है, सॉल्यूशन को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंट कंडीशंस में हम लोगों ने उसको कवर कर लिया। अब जो दूसरा इसमें टॉपिक है वो टॉपिक मैं आपके सामने दूं तो दूसरा टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना? पहला मैंने बोला था इंट्रोडक्शन, दूसरा बोला था कंसंट्रेशन, उसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप अपने चाहो तो लिस्ट ऑफ कंटेंट को आप देख सकते हो। तो उसमें हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो था कंसंट्रेशन। बेसिकली मैं अगर बात करूं तो कंसंट्रेशन को पहले कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको लिखते हैं, इसके डेफिनेशन को लिखते हैं, इसको लिखते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन amount of solution is called concentration। समझ में आ गया? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, किसी दिए हुए सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है उसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन। आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, मैं लिखूं अगर यहाँ से तो कंसंट्रेशन हम लिख सकते हैं, ये होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये होगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं आपसे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन डिस्कस करना चाहूँगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हो सकता है? सॉल्यूट का वॉल्यूम हो सकता है, सॉल्यूट का मोल्स हो सकता है, सॉल्यूट का मास हो सकता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी तरीके से अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो मोल्स हो सकता है, मास हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं भाई। तो अमाउंट वर्ड्स से क्या मतलब है? अमाउंट वर्ड्स से मतलब है कि बहुत सारे टर्म्स हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम क्या बहुत सारे टर्म्स यूज कर सकते हैं। मीन्स यहाँ से एक रिजल्ट हमें मिलता है कि जो कंसंट्रेशन है वो बेसिकली एक टर्म है। मतलब कंसंट्रेशन क्या है बेटा? एक टर्म है। तो हमें पढ़ना है कंसंट्रेशन टर्म्स की मैं बात करूं तो कंसंट्रेशन टर्म्स अगर हम लोग देखें तो देखिएगा यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म कैसे हम देखेंगे भाई। कंसंट्रेशन टर्म को बेसिकली हमने डिवाइड कर दिया है फॉर योर सिंप्लिसिटी। हमने एक को लिखा है
मास डिपेंडेंट, है ना, और एक को लिखा है वॉल्यूम डिपेंडेंट। मतलब जो हमारा कंसंट्रेशन है वो एक मास डिपेंडेंस होता है और एक क्या होता है, वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है। मास डिपेंडेंट को हम बोलते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और जो वॉल्यूम डिपेंडेंट है उसको बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर मैं इसकी लिस्ट की बात करूँ तो मास डिपेंडेंट में पहला होता है परसेंटेज W/W या परसेंटेज बाई मास भी बोलते हैं। दूसरा होता है मोल फ्रैक्शन। तीसरा होता है मोलालिटी। चौथा होता है पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ppm। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम डिपेंडेंट की बात करूँ तो इसमें होता है, पहला होता है परसेंटेज W/V। यहाँ होगा, यहाँ देखोगे परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V, परसेंटेज बाई वॉल्यूम भी बोलते हैं इसको। तीसरा होगा मोलारिटी। चौथा होगा नॉर्मेलिटी, और पांचवा होगा ppm। 6 नंबर पे होगा स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 6 नंबर पे होगा स्ट्रेंथ। और आगे अगर हम और बढ़ें तो इसमें हम लोग लिस्ट बी, इसको लिस्ट ए माना लेते हैं। ये लिस्ट ए है, ये लिस्ट बी है। तो लिस्ट बी में अगर हम देखें, लिस्ट अगर बी की मैं बात करूं तो इसमें एक यूनिट और आएगा जिसका नाम होगा, जिसका नंबर होगा 7, जिसको बोलते हैं फॉर्मेलिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया? और मोलैरिटी, मोलैरिटी को एक नाम और देते हैं डीमेल। डीमेल भी एक वर्ड आता है, मीन्स इसमें एक 8वां टर्म हम जोड़ सकते हैं जिसको बोलेंगे क्या बेटा, डीमेल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतने कंसंट्रेशन के टर्म्स को हमें पढ़ना है। ठीक है, मैं बता दूं, आप चाहे जेई ले लो, चाहे नीट ले लो, कोई सा भी एग्जाम ले लो, इन पे कंसंट्रेशन से खूब क्वेश्चन बनते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द केमिस्ट्री आई थिंक कंसंट्रेशन, जिसका एप्लीकेशन हर जगह पे यूज होना है। आपको कंसंट्रेशन तो अच्छे से पढ़ना है भाई, मेरा पर्सनल एडवाइस है आपसे कि कंसंट्रेशन टर्म्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं आपसे बात करूं तो इसमें एक ऐसा समझ लेना, नोट्स समझना कि अगर कोई क्वेश्चन ए और बी के बीच में बनता है, मतलब अगर मैं बात करूं रिलेशन बिटवीन लिस्ट ए एंड लिस्ट बी is possible only when density is given। समझ में आ रहा है? अरे एक मास डिपेंडेंट है भाई, एक वॉल्यूम डिपेंडेंट है, दोनों को रिलेट करने का एक टर्म आता है डेंसिटी। मीन्स आपको यहाँ से समझ में आनी चाहिए, यहाँ से क्या समझ में आनी चाहिए कि हमें मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम होता है। इसको यूज करके ही हम मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट करिए सभी लोग इसको। नोट करो।
ठीक है, नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पहला कंसंट्रेशन टर्म अगर हम देखें तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पहला परसेंटेज W/W। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें कैसे डिफाइन करेंगे तो इसको लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इस बात को आपको समझना है। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन के वेट में जो सॉल्यूट का वेट होता है उसी को बोलते हैं परसेंटेज W/W। अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंटली बताऊं तो हमने कहा एक कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर में W ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है, और कैपिटल W ग्राम सॉल्यूशन है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कैपिटल W ग्राम सॉल्यूशन कंटेन स्मॉल w ग्राम सॉल्यूट, है ना। सो 1 ग्राम सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं स्मॉल w अपन कैपिटल W होगा कि नहीं होगा। सो अगर मैं 100 ग्राम की बात करूं तो 100 ग्राम में क्या होगा, स्मॉल w अपन कैपिटल W इंटू 100 होगा कि नहीं होगा। देखोगे बोर्ड की तरफ सभी लोग, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे लिए, है ना। इसको नोट करो, पहले सब लोग इधर नोट करो, मैं यहाँ रफ करता हूँ। तो हमें एक चीज़ ये पता चल गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो वेट होता है सॉल्यूट का उसको हम बोलते हैं बेटा परसेंटेज W/W। अब बात ये है कि परसेंटेज W/W हम फॉर्मूले में कैसा लिखेंगे, तो परसेंटेज W/W की मैं अगर बात करूं तो इसको बोलते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये फार्मूला हमारा बनेगा, या परसेंटेज W/W हम लिख सकते हैं स्मॉल w अपन कैपिटल W इंटू 100। समझ में आ गया? या हम लिख सकते हैं परसेंटेज W/W क्या लिख सकते हैं, देखोगे W अपन W सॉल्यूट प्लस W सॉल्वेंट, भाई प्लस साइन भी तो आएगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट इंटू 100 भी लिख सकते हैं। मीन्स कुछ इस तरह के फॉर्मूले बनेंगे जिनको आपको याद रखना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देख लीजिए सभी लोग। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो देखोगे नेक्स्ट हमारा क्या है, मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा 40% W/W हमने यूरिया दिया, है ना। 40% W/W यूरिया हमने दिया, तो आपसे पहले सबसे पहले आपको आना चाहिए इसकी मीन्स क्या होगा। कंसंट्रेशन के हर टर्म का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं कंसंट्रेशन के टर्म्स के मीनिंग पे बेस। जैसे मैं पूछूं इसका मतलब होगा 40 ग्राम यूरिया और 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो मैं सॉल्वेंट कितना होगा 100 माइनस 40 दैट इज 60 ग्राम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए कि यहाँ से सॉल्वेंट हम निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नोट करो सब लोग। ठीक है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूं। क्वेश्चंस लाइक मैंने कहा
30 ग्राम यूरिया dissolved in 45 gram water, then calculate percentage W/W। ठीक है, कैसे करोगे भाई? तो मालूम है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 30 प्लस सॉल्यूशन सॉल्वेंट कितना है? 45। ये सॉल्वेंट होगा, कितना होगा? 45। ये हो गया 75 ग्राम। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं आपसे परसेंटेज W/W क्या होगा? वो होगा 30 डिवाइडेड बाई 75 इंटू कितना बेटा? 100। कितना? 40%। कितना आ गया? 40%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लीजिए, क्लियर हो गया? बोलो बेटा। अब एक क्वेश्चन मैं और आपको देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने कहा इन 342.5 ग्राम शुगर सिरप 42.5 ग्राम शुगर, देन कैलकुलेट परसेंटेज W/W। मेरा ये क्वेश्चन है, आपको मैंने टाइम दिया है, इस क्वेश्चन को लिखो, सॉल्यूशन को देखो एंड अटेम्प्ट करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस क्वेश्चन को नोट करोगे सभी लोग। ठीक है, देखो कैसे करोगे। अब आपको मालूम है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? वेट ऑफ शुगर सिरप, ठीक है ना? और वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है? आपको दिया है बेटा 42.5 ग्राम। मीन्स अगर यहाँ से मैं आपसे कहूँ परसेंटेज W/W बताओ, तो क्या करोगे? वेट ऑफ सॉल्यूट 42.5 डिवाइडेड वेट ऑफ सॉल्यूशन 342.5, ठीक है ना? ऐसे लिखते हैं 42.5 डिवाइडेड बाई 342.5 इंटू कितना? 100। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया? ये हमारा आंसर होगा, है ना? बोलो बेटा, क्लियर? देख लो सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैंने पूछा हाउ मेनी ग्राम ऑफ शुगर dissolve in 70 gram water to prepare a solution of concentration 45% W/W। क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 70 ग्राम ऑफ क्या बेटा? वाटर टू प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 45% W/W। क्वेश्चन देखो सभी लोग, क्वेश्चन देखिए, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए सभी लोग, ठीक है ना?
कैसे करोगे इसको बोलो। अब लेट x ग्राम डिजॉल्व, ऐसा मान लो, क्या मान लो कि x ग्राम डिजॉल्व हो रहा है, ये मान लेते हैं। तो हमें मालूम होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, x प्लस आप देखोगे 70 और परसेंटेज w बाई, अगर w की बात करें तो ये क्या होगा x डिवाइडेड बाई x प्लस 70 इंटू 100। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये किसके बराबर होगा बेटा, 45 दिया हुआ है। सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, और वही x की वैल्यू होगी। क्लियर हो गया? बोले कोई डाउट तो नहीं है ना सबको? बोलो बेटा, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, देख लीजिए, है ना। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप होमवर्क में इसको सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन में होमवर्क के लिए लिख रहा हूं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, लिखोगे सभी लोग, डिजॉल्व इन 80 ग्राम वाटर to prepare a solution of concentration 80% concentration 80% W by W solvent, W by W solvent। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इसको सॉल्व करेंगे आप अपने घर में, ठीक है। बोली भाई, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को, कंसंट्रेशन के जो भी टर्म्स हैं आगे के क्लासेस में हमें डिस्कस करना होगा। क्वेश्चन सभी लोग नोट कर लोगे और यहीं पे हम लोग आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू सभी लोगों को भाई।